गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जहां पर हम आज आगे के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आज आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, हम उन पर फोकस करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पर देखें, जहां पर लिखा हुआ है कि डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इज यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। क्या इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीन क्षेत्र में, क्या इनका क्लासिफिकेशन जरूरी है और जरूरी है तो क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर देखेंगे आप, यहीं पर मेंशन है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इज यूजफुल as it help to classify the different occupation that are taken up by the people in the country and how much each sector contribute the growth of the country। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें कि तीनों सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बताया है। कि तीनों सेक्टर का जब इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है तो हम ये देखते हैं कि हर सेक्टर में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी इनकम कितनी है, और ये सारी इनकम जो है कंट्री की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट because it help in asserting that which sector contribute the most in the GDP and which sector has the scope to employ more people and increase the national income। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हर सेक्टर का जीडीपी की ग्रोथ में कितना रोल है और किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयज हो सकते हैं। इसीलिए ये तीनों बेसिस जो हैं, तीनों क्षेत्र जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर कि फॉर ईच ऑफ द सेक्टर दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर वाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, कुड देयर बी अदर इशूज विच शुड बी एग्जामिन डिस्कस। कि जब हम इस चैप्टर के अलग अलग सेक्टर पर आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि ज़्यादा फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी पर किया गया है। क्या इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसको एग्जामिन करने की बात कही जा रही है इस क्वेश्चन पे। तो आंसर देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। की एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब देखेंगे आगे कि इसको क्यों ऐसा बोला है कि एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। कि एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में हम क्या करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के साथ हम देखते हैं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, उत्पादन क्षमता की बात करते हैं भारत के अंदर। ठीक है, आगे जो कि प्रोडक्टिविटी और नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, की नेशनल इनकम भी साथ में कंट्री की इंक्लूड की जाती है इन्हीं के थ्रू। एंड नाउ इफ अ कंट्री हैज हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, अब देखिए किसी कंट्री के सारे लोग यदि एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ काम, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत सोचिए आप कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी करना ही है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यदि आप अपनी अर्निंग खुद कर सकते हैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग तो आप एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इफ अ कंट्री हैज हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, यदि किसी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो जीडीपी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। तो यहाँ लिखा है कि इट्स जीडीपी, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जब पर्टिकुलर व्यक्ति की आय, हर व्यक्ति एम्प्लॉयड होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। Hence, these are two things which have been given major emphasis in chapter। इसीलिए इस चैप्टर में इन्हीं दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर डाला गया है। किस किस पर? एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी पर। एंड नाउ अदर इशूज विच शुड बी एग्जामिन आर एज फॉलोज। की और इशूज हैं जिसको हम कंट्री के डेवलपमेंट में एग्जामिन कर सकते हैं, लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, पॉवर्टी, फूड प्रोडक्शन एंड नॉरिशमेंट। इन सारे का मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी फर्स्ट आपको इन दो टर्म्स को समझना होगा कि ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड क्या होता है। ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर लोग बेरोजगार दिख ही रहे हैं, ठीक है, क्लियरली व्यू हो रहा है कि बेरोजगार है, जो भी बंदा है बेरोजगार है, काम नहीं मिल पा रहा उसको। लेकिन जब हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो काम करते हुए भी बंदा बेरोजगार कैसे हो सकता है। कहानी वो है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी इनकम कम हो रही है। ठीक है, हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कम कमा पा रहे हैं। अब देखेंगे इसको आंसर में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लिखा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, इज एजुकेटेड बट इज अनेबल टू गेट अ जॉब एंड वर्क।
कि कोई पर्सन, देखिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब कोई पर्सन पढ़ा लिखा होता है और उसकी इच्छा होती है काम करने की, लेकिन उसको उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, एंड नाउ दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज विजिबल, ये विजिबल होता है, लोगों को दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट is when a person is apparently work but is made to work less than his or her potential की जब हम बात करते हैं डिसगाइज्ड की, तो बंदा काम तो कर रहा होता है, पर्सन काम तो कर रहा होता है, लेकिन अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। रिसेंटली आपने एग्जांपल देखा होगा कि पीयून की भर्ती के लिए भी पीएचडी के लोग फॉर्म भर रहे हैं, एमबीए होल्डर जो हैं वो फॉर्म भर रहे हैं। क्या उनकी डिज़ायर है पीयून की जॉब करने की जो बंदा पीएचडी होल्डर है? That is called disguised unemployment. And now the kind of employment is quite evident in village where people working in farms considered themselves employed but are actually working less than their potential। कि इस टाइप की बेरोजगारी जो है अक्सर गाँव में देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग खेतों में काम करते हैं, फार्म में काम करते हैं, उनको लगता तो है कि हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अर्निंग नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि टर्सरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डू यू एग्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पर इन्होंने कहा कि टर्सरी सेक्टर क्या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यदि आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है, रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, यदि आप हाँ बोलते हैं तो आपने सपोर्ट के लिए आंसर दीजिए। तो आंसर देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है नो, दिस इज नॉट करेक्ट, नहीं ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, द टर्सरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। की टर्सरी सेक्टर का सिग्निफिकेंट रोल है इंडिया इकोनॉमी को डेवलप करने में। कैसे देखेंगे? इन द ईयर 2003 द टर्सरी सेक्टर रिप्लेस द प्राइमरी सेक्टर एज द मोस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द कंट्री। कि 2003 में टर्सरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया था। कि 2003 से पहले प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में ज़्यादा होता था, लेकिन 2003 के बाद प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके जीडीपी में सबसे ऊपर टर्सरी सेक्टर आ गया। ठीक है, आगे लिखा है कि अ फ्यू रीजन टू सपोर्ट दिस आर गिवन बिलो। कि कुछ रीजंस हैं जहाँ पर हमने आंसर के सपोर्ट के लिए लिखे हैं, देखेंगे नीचे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कैन ओनली फ्लोरिश इफ द टर्सरी सेक्टर इज देयर टू सपोर्ट देम। कि प्राइमरी और सेकेंडरी तभी फ्लोरिश होंगे जब टर्सरी सेक्टर इनकी हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पर है द टर्सरी सेक्टर एड्स अप अ लॉट टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। की टर्सरी सेक्टर अब इस समय नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम जनरेट करने वाला सेक्टर है। थर्ड नंबर पर है एजुकेशन विच इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। की एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जब मैंने तीनों सेक्टर के बारे में बताया था तो मैंने एजुकेशन यानी टीचर की जॉब को लिया था टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पर बोला कि एजुकेशन जो कि बेसिक है एवरीथिंग हर चीज़ के लिए, वो टर्सरी सेक्टर में आता है। अ पर्सन वर्किंग एज अ टीचर कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। और जो टीचर होता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। फोर्थ नंबर पर है दिस सेक्टर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन द कंट्री। कि ये सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है कंट्री के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद मैंने मेंशन किया है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। ठीक है, नरेगा और मनरेगा ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए कि नरेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में बना था, लेकिन 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था, लेकिन एक्ट का नाम 2005 एज इट इज रखा गया। तो देखिए, इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा नरेगा के बारे में कि हर एक फैमिली को 100 डेज का रोजगार दिया जाता है। देखिए लिखा है कि द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वाज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू इंश्योर गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ वर्क। कि जिसको काम की जरूरत है उसको 100 डेज का रोजगार देने का काम ये करता है। And now it also states that in the case of employment not being provided under this act, employment wages will be given to those left unemployed। कि जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं इस एक्ट के तहत, जो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वेजेस यानी रोजगार भत्ता भी देती है। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नीड टू बी क्रिएट फॉर पीपल इन विलेज एंड स्मॉलर टाउन। कि कुछ छोटे छोटे शहरों पर भी एडिशनल वर्क की अपॉर्चुनिटीज इस एक्ट के द्वारा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 20 को मेंशन किया है कि गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन अप देम।
टेकन देम अप। कि अब पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का मतलब ही होता है गवर्नमेंट। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया सेक्टर है। गवर्नमेंट के जो फर्म्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे इसमें द पब्लिक एक्टिविटीज आर सेट ऑफ द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक इटसेल्फ, कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए रहता है, उनके डेवलपमेंट के लिए रहता है। द रीजन द गवर्नमेंट हैज टेकन अप द पब्लिक सेक्टर इज सो दैट प्रॉपर फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, कि इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पीपल्स को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। लाइक देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कैन बी प्रोवाइडेड पीपल फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ऑल ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर पीपल कम अंडर द पब्लिक सेक्टर, की जो नेसेसरी चीजें हैं लाइक बैंक, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ दीज, इनमें से अब आप कहेंगे कि बैंक तो प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और साथ में यहाँ पर ये नेसेसरी चीज़ें जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ठीक। प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, की इन चीज़ों से फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आपके, एक्सप्लेन हाउ द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, की पब्लिक सेक्टर किस तरीके से नेशनल इनकम में हेल्पफुल होता है। तो इसको समझ लीजिए, आंसर मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इस पर। सिर्फ अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन हमने किया वो इसी से रिलेटेड है कि पब्लिक सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत यानी गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत जो लोग वर्क करते हैं, तो ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है। तो बेसिकली द पब्लिक सेक्टर इज सेक्टर दैट कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सेक्टर इज बिकॉज ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, irrigation, all fall under this category. If these departments are left unattended, it will result in the downfall of the country's downfall of the economy of a country because the growth of the country would stop, कि इन चीज़ों पर यदि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो कंट्री की जो इकोनॉमी वो स्टॉप हो जाएगी और कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें इस पर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ये आंसर तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जहां पर है द फॉलोइंग टेबल्स आर गिवन द जीडीपी इन रुपीस। ये टेबल आप देखिए, इसको ध्यान से नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ईयर 2000 एंड 2013 के कुछ डाटा इंक्लूड किए गए हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कितना योगदान रहा है जीडीपी के अंदर। ये जो रुपीस यहाँ पर है वो करोड़ रुपीस में है। जैसे 2000 में प्राइमरी सेक्टर का 52,000 करोड़, फिर सेकेंडरी का 48,500 करोड़, फिर टर्सरी का 1,33,000, इस टाइप से की डाटा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन आप देखिए कि कैलकुलेट द शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन जीडीपी फॉर 2000 एंड 2013 की शेयर आपको कैलकुलेट करना है। सो द डाटा एज बार डायग्राम सिमिलर टू इन ग्राफ 2। ग्राफ में आपको इसका एक बार डायग्राम बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। थर्ड नंबर पर है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो देखिए आंसर मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, बस मैंने थ्योरेटिकल आंसर डाला है, आप ग्राफ इसका खुद भी बना सकते हैं, ठीक। चलिए ना, और दिखाना होगा तो मैं ग्राफ भी आपको दिखा सकता हूँ। तो देखेंगे यहाँ लिखा है आंसर कि इन 2000 प्राइमरी सेक्टर जो था वो 22.22%, सेकेंडरी सेक्टर 20.73%, टर्सरी सेक्टर 57.04%। ये परसेंटेज पे मैंने बता दिया आपको। एंड वहीं पर यदि आप देखें तो 2013 में ये जो परसेंटेज था प्राइमरी सेक्टर का वो घटकर 13.94% हो गया, सेकेंडरी का 18.70% हो गया, और टर्सरी सेक्टर आप देखिए इंक्रीज कर गया, जो 57.04% था वो 67.36% हो गया। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन दैट द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, while that of the primary sector has almost halved. The secondary sector has grown about 2% in 13 years, ठीक है। ये इसका एक कंक्लूजन है कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो कुछ सेक्टर्स के बारे में है ये, बाकी इसके जो भी क्वेश्चन आंसर अलग से आते हैं तो आई होप आप लोगों से एक्सप्लेन करते बन जाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।